तो आज हम वाइटल साइंस देखेंगे। वाइटल साइंस जो हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का चैप्टर है, तो इसमें हम वाइटल साइंस शुरू करने जा रहे हैं। ये 6 नंबर यूनिट है। ये हमारा जो आईएनसी का सिलेबस होता है, तो उसमें ये 6 नंबर यूनिट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले देखेंगे क्या होता है वाइटल साइन। वाइटल साइन इसको हम कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका वाइटल साइन का कार्डिनल साइन होता है। इसको प्राण चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं क्या होता है। वाइटल साइन और बेसिक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट दैट हेल्प्स द नर्सेस टू असेस हेल्थ स्टेटस, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड इवेलुएट पेशेंट केयर। मतलब क्या, वाइटल साइन क्या है? बेसिक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट है। हमारे जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन चल रहा है वो हम मेजर करते हैं। ठीक है, एंड हेल्प, ये जो कि क्या करता है, हेल्प द नर्सेज बोल सकते हैं, या फिर जो भी हेल्थ केयर टीम, क्या उसका एसेस हेल्थ स्टेटस, पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस होता है उसे हम मेजर करते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड इवेल्युएट पेशेंट केयर। जब ये पेशेंट का हेल्थ स्टेटस होता है या उसको कोई डिजीज है, उसको प्रॉब्लम, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको पेशेंट केयर देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसका। वाइटल साइन इंडिकेट्स हाउ वेल द बॉडी इज फंक्शनिंग। वाइटल साइन क्या होता है? हाउ वेल द बॉडी इज फंक्शनिंग। ये क्या इंडिकेट करता है? हाउ वेल द बॉडी इज फंक्शनिंग। इट इंक्लूड्स 4 मेन वाइटल साइंस। क्या ये 4 मेन वाइटल साइंस को इंडिकेट करता है? इसमें होता है, ठीक है, पहला पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। फिफ्थ वाइटल साइन पेन को भी बोलते हैं। ठीक है, पेन फिफ्थ वाइटल साइन के अंदर इंक्लूडेड होता है। और वैसे SpO2 को भी बोला जाता है। SpO2 को भी वाइटल साइन के अंदर देखते हैं, लेकिन बुक्स में नहीं लिखा होता है, तो मैंने इसमें नहीं लिखा है। लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी माना जाता है वाइटल साइंस के अंदर। हॉस्पिटल में हम लोग क्योंकि चेक करते हैं, तो इट इंक्लूड्स 4 मेन वाइटल साइन: पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। पल्स कितना होता है? एवरेज पल्स जो होता है एडल्ट में 72 बीट्स पर मिनट। टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। रेस्पिरेशन कितना होता है? 16 ब्रीथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। अगर हम रेंज में देखें तो ये पल्स एडल्ट में कितना 60 to 100 होता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। टेम्परेचर हो गया 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। रेस्पिरेशन 12 to 20 होता है रेंज, अगर इसका देखा जाए तो 12 to 20। और ब्लड प्रेशर तो खैर एवरेज इतना होता ही है एडल्ट को, 120/80 mmHg। इसको सिस्टोलिक बोलते हैं और इसको डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, पेन इज कंसिडर्ड फिफ्थ वाइटल साइन। पेन को फिफ्थ वाइटल साइन के अंदर कंसिडर करते हैं। पेन अफेक्ट पल्स, BP एंड रेस्पिरेशन। और पेन क्या होता है? पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन तीनों को अफेक्ट करता है। ठीक है, गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस फॉर असेसिंग, अब हम गाइडलाइंस देखेंगे। ठीक है, पर गाइडलाइंस क्या है फॉर वाइटल साइन असेसमेंट के लिए? एक्सप्लेन द प्रोसीजर। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अगर पेशेंट के पास जा रहे हैं उसका वाइटल साइन लेने निकल, तो हम पहले क्या पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट। सेकेंड वन इज इंश्योर द पेशेंट इज कंफर्टेबल एंड रिलैक्सड। इंश्योर द पेशेंट इज कंफर्टेबल एंड रिलैक्सड, मतलब पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसे तो नहीं ना कि पेशेंट खड़ा है या उसको कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है और हम वैसे में अगर हम उसका वाइटल साइन चेक करेंगे तो वो इनएक्यूरेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिलैक्स्ड कंडीशन में और कंफर्टेबल कंडीशन में हमको चेक करना है। ठीक, यूज़ द करेक्ट इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग वाइटल साइन। यूज़ द करेक्ट इक्विपमेंट। अब जो भी हम वाइटल साइन चेक कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर चेक करना है, रेस्पिरेशन चेक करना है, ब्लड प्रेशर, तो उसके लिए हम जो भी इक्विपमेंट होता है वो हमें वो यूज करना है। चेक डैट द इक्विपमेंट इज क्लीन एंड इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। और जो भी इक्विपमेंट हम चेक करेंगे, मतलब जिससे चेक करेंगे, तो वो एक प्रॉपर क्लीन हाइजेनिक होना चाहिए और वो मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए। पेशेंट के पास कोई भी इक्विपमेंट ले जाने से पहले हमें उसे प्रॉपर चेक करके ले जाना होता है। ऐसा नहीं कि पेशेंट के सामने हम चेक कर रहे हैं और वो इक्विपमेंट खराब है, फिर पेशेंट कंप्लेंट करने लगता है। ठीक है,
तो क्या करना है, पहले हम इक्विपमेंट जो भी है उसको वो क्लीन इक्विपमेंट ले जाना है और वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए, ठीक है। अब प्रोवाइड काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, समझ रहे हो कि अगर आसपास में शोरगुल या भीड़ वगैरह रहे तो उससे पेशेंट का जो वाइटल साइन होता है वो इनएक्यूरेट आ सकता है, ठीक है। मान लो जैसे शोर हो रहा है, भीड़ है, तो पेशेंट थोड़ा सा अलग डिस्कम्फर्ट फील करता है उससे, और उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, उसका पल्स ज़्यादा रह सकता है, वो घबराया हुआ फील हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रोवाइड काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, फॉलो अ सिस्टेमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, ठीक है। हमें सिस्टेमिक और ऑर्गेनाइज अप्रोच से उसका वाइटल साइन को मेजर करना है। अप्रोच द पेशेंट इन अ काम एंड केयरिंग मैनर, और हमें पेशेंट से अच्छे से बात करना है, हमारा व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। कंसिडर द पेशेंट कंडीशन वाइल टेकिंग वाइटल साइन, कंसिडर द पेशेंट कंडीशन, और पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसे क्या प्रॉब्लम है, वो किस लिए यहाँ आया। तो मान लो कोई बर्न पेशेंट है या किसी का हाथ फ्रैक्चर है, तो हम ऐसा उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका वाइटल साइन चेक करेंगे। अब ऐसा नहीं कि किसी का हाथ बर्न है तो हम उसका बीपी चेक करने लगे उसी हाथ में, ऐसा नहीं, उससे पेशेंट को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका वाइटल साइन चेक करेंगे। मेजर वाइटल साइन एक्यूरेटली, ठीक है, हमें मेजर करना है वाइटल साइन एक्यूरेटली। अगर हमें उसमें कोई गलती लग रहा है तो हम उसे दोबारा चेक करेंगे। एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग, रीचेक एबनॉर्मल रीडिंग्स, मतलब वही कि अगर रीडिंग हमें लग रहा है कि एबनॉर्मल है तो हम दोबारा चेक करेंगे। रिपोर्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द फिजिशियन, अगर कोई हमें वाइटल साइन में कुछ भी ज़्यादा कम लग रहा है तो हम फिजिशियन को बताएंगे। और उसके बाद क्या है कि उसको हम लिखना जरूरी है। डॉक्यूमेंट वाइटल साइन करेक्टली विद डेट एंड टाइम, डेट और टाइम के साथ हमें वो लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हम समझ गए। हमने अभी तक क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है, फिर उसके बाद हमने क्या क्या उसमें आता है, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और एक पेन, ये आप लोग समझ गए। अब गाइडलाइंस हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है, चेक तो बाद में करेंगे ना। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लेते हैं। क्या होता है ब्लड प्रेशर, क्या होता है ब्लड प्रेशर, आप लोग जान ही रहे, आसपास में लोग को देखते होंगे, आपके घर में भी अगर कोई बीमार पड़ता होगा या कोई ओल्ड एज पर्सन होंगे तो उनका बीपी चेक होता होगा। तो होता क्या, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड वॉल्यूम एंड सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, ये कंडीशन किससे होता है, हार्ट का। अब ब्लड प्रेशर रिलेटेड, ब्लड है तो रिलेटेड किससे होगा, सर्कुलेशन से रिलेटेड, मीन्स कि हार्ट होगा, और जिसके थ्रू फ्लो कर रहा है वो ब्लड वेसल्स होगा, और जितना वॉल्यूम वो कितना है बॉडी में, वो ब्लड वॉल्यूम और सर्कुलेशन, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर helps the nurses to assess the cardiovascular status of the patient and detect abnormalities early। तो पेशेंट का जो भी हार्ट प्रॉब्लम है या कोई भी सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम तो उसको हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं ब्लड प्रेशर के थ्रू। डेफिनेशन इसका हम देख लेते हैं अब। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स exerted by circulating blood against the wall of the arteries as it flow through them। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट इज़ अ फोर्स exerted by circulating blood against the wall of arteries as it flow through them। क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे क्या होता है, आर्टरीज में एक फोर्स फील होता है। तो वो फोर्स क्या है, जो ब्लड होता है ये अब जो ब्लड, ठीक है, फ्लो कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड पे एक प्रेशर आता है, तो फिर वो उसका फोर्स एग्जर्ट होता है कहाँ, वो जो ब्लड वेसल्स होता है आर्टरीज का, तो उसके वॉल पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज एज इट फ्लो थ्रू देम, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, और इसको यूनिट में लिखना होता है प्रेशर, ठीक है, mmHg यूनिट के साथ लिखना है। 120 mmHg क्या होता है, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और 80 mmHg को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हम इसका कंपोनेंट टाइप्स से देख लेते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीपी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है।
क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? इट इज़ द हाईएस्ट प्रेशर इन द आर्टरीज। इट इज़ द हाईएस्ट प्रेशर, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेशर होता है आर्टरीज में। अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द एरोटा। ब्लड हमारे ऑर्टा में जैसे ही पंप होता है, तो उससे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो इसका कितना वैल्यू नॉर्मल कितना होता है? 120 mmHg। फर्स्ट हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकेंड हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट इज़ द लोएस्ट प्रेशर इन द आर्टरीज, occurs during diastole when the heart relax. It is the lowest pressure in the arteries occur during the diastole when the heart relax. जब हमारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन होता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, तो उस टाइम जो प्रेशर होता है आर्टरीज पे, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 80 mmHg। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डिफरेंस जो भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। इसका जैसे एग्जांपल मान लो सिस्टोलिक बीपी 120 है और डायस्टोलिक बीपी 80 है, तो उसे वो उसका हो गया पल्स प्रेशर 40 mmHg। नॉर्मल पल्स प्रेशर इतना ही होता है 40 mmHg। रेशियो इसका अगर हम देखें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर का, तो 3:2:1 के रेशियो होना चाहिए हेल्दी पर्सन में। 120/80/40, तो 3:1:1 3:2:1 में होना चाहिए। और एक होता है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इट इज़ द एवरेज प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। तो हार्ट का जो एक कंप्लीट साइकिल होता है, उस टाइम जो एवरेज प्रेशर हुआ, ठीक है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बोलेंगे उसे। ये क्या है? ये बताता है कि ऑर्गन को एनफ ब्लड मिल रहा है या नहीं, ऑर्गन को एनफ ब्लड मिल रहा है या नहीं। नॉर्मल जो होता है ये 93 mmHg होता है। अगर मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 60 से डिक्रीज करता है, तो ये ऑर्गन को डैमेज करता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलेगा। अब हम इसका फिजियोलॉजी देख लेते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट देखते हैं इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है तो बीपी इंक्रीज करता है, और कार्डियक आउटपुट जब डिक्रीज करता है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस नैरो ब्लड वेसल्स, जब हमारा ब्लड वेसल्स नैरो होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और डायलेटेड ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि कोई भी पाइप है, तो उसके अंदर अगर पानी जा रहा है, तो अगर उसका साइज छोटा रहेगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जो अगर वो बड़ा पाइप है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेशर कम होगा। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम से अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उससे बीपी इंक्रीज करता है, और डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम से बीपी डिक्रीज करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन कैसे होगा? कौन रेगुलेट करता है? नर्वस सिस्टम, हार्मोनल रेगुलेशन, किडनी रेगुलेशन, ये सब कुछ कुछ है जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। सिंपैथेटिक क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन में एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या करता है? बीपी को इंक्रीज करता है। एल्डोस्टेरोन भी बीपी को इंक्रीज करता है। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी होता है, जो कि कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस से बनकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होता है। इंक्रीज बीपी, एडीएस के सेक्रेशन से भी बीपी के मतलब तीन, एड्रेनलिन, एल्डोस्टेरोन, एडीएस के सेक्रेशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ये एल्डोस्टेरोन जो होता है रिटेन सोडियम एंड वाटर इन द बॉडी। किडनी रेगुलेशन, किडनी रेगुलेशन, किडनी रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किडनी रेगुलेशन, किडनी रेगुलेट करता है किसको? ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, इसमें सबसे पहला हो गया एज, स्ट्रेस, टेंशन, एक्सरसाइज, सॉल्ट इनटेक, ओबेसिटी, जेंडर, स्मोकिंग, ब्लीडिंग। तो इसमें एज मैटर करता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है।
स्ट्रेस, टेंशन, एक्सरसाइज, सॉल्ट, जो लोग ज़्यादा नमक इंटेक करते हैं उनका बीपी राइज होता है। जेंडर हाइयर इन मेल होता है, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ब्लीडिंग, अगर बॉडी से कहीं ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें क्या, उस टाइम क्या था, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, ठीक है। और इतना अब हम क्या देखने वाले हैं, पर्पस क्या है वाइटल साइन चेक करने का, इसमें ब्लड प्रेशर क्यों चेक करेंगे, टू एसेस कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस, दूसरा अगर टू डिटेक्ट हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, टू इवेल्युएट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, टू प्लान नर्सिंग केयर। पहले क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस चेक करने के लिए हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और अगर उसको हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन क्या कंडीशन है तो उसके लिए हम चेक करते हैं। फिर टू इवेल्युएट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, अगर उसका हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, तो इससे पता चलेगा। टू प्लान नर्सिंग केयर, ठीक है। अब असेसमेंट साइट, अब अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों जगह हम कर सकते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी में हम ब्रेकियल आर्टरी चेक करते हैं और पॉप्लिटियल आर्टरी। लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होता है, ब्रेकियल आर्टरी हमारे एल्बो के पास होता है, और सबसे मोस्ट कॉमन साइट ये होता है ब्रेकियल आर्टरी, और लोअर एक्सट्रीमिटी में पॉप्लिटियल आर्टरी। और दोनों में कफ जो बीपी चेक करने के लिए जो एक जो बैंड होता है उसको जो हम रैप करते हैं तो उसको बोलते हैं कफ। कफ प्लेस्ड 2 इंचेस एबव द एंटीक्वाइटल फोसा। एंटीक्वाइटल फोसा एल्बो के रीजन में होता है और होता है नीचे पॉप्लिटियल फोसा। इक्विपमेंट में हम क्या क्या यूज करते हैं, इक्विपमेंट में हम यूज करते हैं मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर, डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप। कोई भी एक स्फिग्मोमैनोमीटर जो भी अवेलेबल होता है और एक स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ठीक है। अब हमने देख लिया कहाँ पर्पस चेक कर लिया, असेसमेंट साइट देख लिया, इक्विपमेंट देख लिया, प्रिपरेशन, पेशेंट को प्रिपेयर करना है ब्लड प्रेशर के लिए चेक करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द पेशेंट, जो भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है तो हम पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम उसे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे। आस्क देम इफ़ दे हैव स्मोक्ड टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। अगर उसने स्मोक किया कुछ देर पहले या फिर चाय, कॉफ़ी, खाना कुछ भी खाया है तो हमें पता करना है, और उस टाइम हमें बीपी चेक नहीं करना है क्योंकि वो फिर इनएक्यूरेट आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। प्लेस द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल सीटिंग और लाइंग पोजीशन, हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट आर्म फॉर बीपी मेजरमेंट, इसलिए बोला गया क्योंकि जैसे कोई बर्न पेशेंट है या कोई फ्रैक्चर है तो जिस हाथ में उसको प्रॉब्लम है तो उस हाथ में नहीं चेक करना है, ठीक है। और जैसे होता है कि हॉस्पिटल में कैनुला लगा होता है जिस हाथ में, पहले से पेशेंट एडमिट है या कहीं से आया रेफर होके तो उसके हाथ में कैनुला लगा हुआ रह सकता है, यहाँ पे पैरालिसिस हो सकता है, तो उस हाथ में चेक नहीं करना है, दूसरे हाथ में चेक करना है। डू नॉट यूज़ द आर्म इफ़ IV infusion is present, arm is injured or diseased on the side of radial mastectomy। रेडियल mastectomy होता है जो फीमेल्स में जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसके ब्रेस्ट के साइड का कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है सर्जरी के थ्रू, तो उसको बोलते हैं रेडिकल मस्टेक्टोमी, ठीक है। फिर हो गया कि रिमूव टाइट क्लॉथिंग फ्रॉम द आर्म, जो टाइट क्लॉथिंग अगर पेशेंट ने कोई टाइट क्लॉथ पहना है तो उसे हम रिमूव करना है ताकि उसका मेजरमेंट सही से आ सके। कीप द आर्म रिलैक्स्ड एंड सपोर्टेड एट द हार्ट लेवल, और आर्म को हार्ट लेवल पे सपोर्ट करके रखना है इस तरह, ठीक है। इंश्योर प्राइवेसी एंड काम इन्वायरमेंट, तो ये हमने अब पेशेंट को प्रिपेयर कर लिया है। अब हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, कैसे ब्लड प्रेशर हम चेक करने जा रहे हैं। अब हम पहले प्रोसीजर देखेंगे। पहले क्या, हमें कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। पहले हम हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, ठीक। उसके बाद अप्लाई द बीपी कफ, जो भी बीपी कफ होता है तो उसे अप्लाई करना है, रैप करना है। रैप द डिफ्लेटेड कप, डिफ्लेटेड कप मीन्स क्या, उसमें हवा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। रैप द डिफ्लेटेड कप इवनली अराउंड द अपर आर्म, ठीक है, उसे अच्छे प्रॉपरली उसको रैप करना है। प्लेस द कफ 2 इंचेज अबव द एंटीक्वाइटल फोसा, और ये जो
हमारा एल्बो का एंटी क्यूबिटल फोसा यहाँ पे होता है एल्बो साइड, तो इस एरिया के ऊपर साइड में हमें यहाँ पर लगाना होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेट उसके बाद क्या, प्लेस द कफ 2 इंचेज अबव द एंटीक्वाइटल फोसा, मतलब जो ह्यूमेरस बोन जहाँ होता है ना, तो हमें वहाँ पे टैप करना होता है। इंश्योर द कफ फिट्स प्रॉपरली, नॉट टू टाइट और टू लूज। हमें जो बीपी कफ होता है उसे हम प्रॉपरली फिट करते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ऐसे मेजर करते हैं कुछ रैप करने के बाद हमारा एक फिंगर उसके अंदर जा रहा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोकेट द ब्रेकियल आर्टरी, हमें ब्रेकियल आर्टरी को पाल्पेट करके फील करना होता है, ठीक है। पाल्पेट द ब्रेकियल आर्टरी विथ फिंगर टिप्स, प्लेस द स्टेथोस्कोप बेल ओवर द ब्रेकियल आर्टरी, इन्फ्लेट द कफ, क्लोज द वाल्व ऑफ द वाल्व, क्लोज द वाल्व ऑफ द बल्ब, ठीक है। इन्फ्लेट जो उसके अंदर जैसे कि ये हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं बीपी कफ, जो हम हाथों पे रैप करते हैं, ठीक है। ये पूरा खुलता है, इसको हम लपेटते हैं और इसको बोलते हैं क्या, एयर रिलीजिंग वाल्व, ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहा है, और इसको बल्ब बोलते हैं, इससे इंफ्लेट करते हैं, एयर भरते हैं इसमें, इसको बोलते हैं एनीरॉइड मैनोमीटर, ठीक है। इसमें पता चलता है कि अगर हम इसको पुश करते हैं तो ये बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है। अब हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं क्या है, कह रहा था इन्फ्लेट द कप, क्लोज द वाल्व ऑफ द बल्ब, इसको हम लेफ्ट साइड अगर खोलते हैं तो ये खुलता है, ठीक है, ये ओपन होता है। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्लोज होता है, ठीक है, बंद होता है। तो उसके बाद ये हम फिल करेंगे तो हवा नहीं निकलेगा, और हवा निकालना है तो हमें ये लेफ्ट साइड में मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इन्फ्लेट द कप बाय पंपिंग एयर अंटिल द पल्स डिसअपियर, और जो हमारा हाथ में पल्स अपियर हम उसे चेक करते रहेंगे, ठीक है। मान लो रेडियल पल्स से चेक कर रहे हैं कि हमें पल्स फील हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ये पंप करेंगे जब तक पल्स हमें डिसअपियर फील ना हो, कि पल्स नहीं आना चाहिए उसके बाद, ठीक है। और जैसे अकॉर्डिंग टू एज हम फील करते हैं, जैसे कि मान लो पंप कर रहे हैं तो ये कांटा जो होता है ना, तो ये कांटा बताते हैं, मरकरी वाला है चाहे ये एनीरॉयड वाला है, तो उसमें कहाँ तक, मान लो कोई एडल्ट है, एडल्ट पर्सन है, ठीक है, जो कि हेल्दी रहता है, तो उसमें हम कितना 160 तक कर सकते हैं, 180 तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं है अगर वो एबनॉर्मल कंडीशन में ना हो तो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें जैसे ही आ रहा है तो उसको हम धीरे धीरे रिलीज करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे, अभी तो मैंने तेज़ी के साथ कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं, इसको मान लो कर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि धीरे धीरे रिलीज करना है। फिर कहीं तो आके साउंड स्टार्ट होगा, ठीक है, साउंड स्टार्ट होता है, फिर फर्स्ट साउंड सुनना होता है और लास्ट साउंड सुनना होता है, ठीक है। बीपी चेक करने का सारा खेल यहीं पे है, हमें फर्स्ट एंड लास्ट साउंड पता चलना चाहिए। उसके बाद अब हम डिफ्लेट करते हैं, एक मिनट, हाँ। इन्फ्लेट द कप, क्लोज द वाल्व ऑफ द वाल्व, इन्फ्लेट द कफ बाय पंपिंग एयर अंटिल द पल्स डिसअपियर। उसके बाद क्या हुआ कि इन्फ्लेट 20 to 30 mmHg मोर अबव दिस लेवल, जहाँ बीपी जो पल्स आना बंद हो गया तो वहाँ 20 to 30 मतलब 20 से 30 और हम मतलब 1-2 बार हम और पंप करेंगे इसको, ठीक है। डिफ्लेट द कफ स्लोली, उसके बाद धीरे धीरे हम ओपन द वॉल्व को, ये जो वॉल्व होता है इसे हम ओपन करेंगे। ओपन कैसे होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ओपन होता है और क्लॉकवाइज में क्लोज होता है, तो हमें वो एंटी क्लॉकवाइज में धीरे धीरे रोटेट करना है। ओपन द वॉल्व स्लोली टू रिलीज एयर ग्रेजुअली, लिसन केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से हमें सुनना होता है ब्रेकियल आर्टरी पे लगा के वहाँ पे, ठीक है। नोट्स द रीडिंग को नोट्स करना, फर्स्ट साउंड को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और डिसअपियरिंग साउंड जहाँ आता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद हम प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। अलाउ द मरकरी, मान लो मरकरी वाला स्फिग्मोमैनोमीटर यूज कर रहे हैं तो अलाउ द मरकरी टू रिटर्न टू 0, रिमूव द कफ फ्रॉम द आर्म। उसके बाद फिर क्या है, रिकॉर्ड बीपी इमीडिएटली विथ डेट टाइम, उसका हमें जितना भी बीपी है उसको हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं।
हेल्प द पेशेंट कवर द आर्म, उसके बाद पेशेंट को हेल्प करना है उसका जो भी कपड़ा था उसको कवर करने में, ठीक है। रिकॉर्ड बीपी इमीडिएटली विद डेट एंड टाइम, रिपोर्ट एबनॉर्मल रीडिंग टू द फिजिशियन, अगर कोई एबनॉर्मल रीडिंग है तो उसमें फिजिशियन को बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कुछ। ऑलवेज डिफ्लेट द कफ स्लोली, ये जो कफ है इसको धीरे धीरे रिलीज करना है, धीरे धीरे, नहीं तो फिर हमें फर्स्ट साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। डो नॉट टेक बीपी मोर देन 3 टाइम्स ऑन द सेम आर्म। अब जैसे क्या होता है कि मान लो आपने वार्ड में गए, आपको बोला गया कि इस पेशेंट का बीपी चेक करके आओ, तो आप गए वहाँ पे स्फिगोमीटर ले गए, उसको रैप कर दिया, उसको उसमें हवा भी भर दिया पंप करके, ठीक है। अब आप भूल गए कुछ, मान लो कि आप स्टेथोस्कोप हिलाना भूल गया या आपको किसी ने बुला लिया, आप चले गए इसको इन्फ्लेट करके चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसका तो ब्लड फ्लो रुक गया, पल्स रुक गया है, तो आप तो अब कब आओगे आप, अगर आपको 2-3 मिनट भी देर हो रहा है, नहीं क्या पता कब आओगे, तो उसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा, वो फिर अगर और भी ज़्यादा देर हुआ तो उसका हाथ नीला पड़ सकता है, साइनोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, उसका हाथ सुन्न पड़ जाएगा फिर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और किसी भी पेशेंट को 3 बार से ज़्यादा से एक ही हाथ में चेक नहीं करना है, ठीक है। बीपी स्केल शुड बी एट द आई लेवल, और जो हमारा वो जो मरकरी वाला होता है तो उसका जो स्केल होता है हमारे आई लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बीपी यहाँ पे ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। पहले हम क्या किए थे, पहले हम हैंड हाइजीन का हैंड वॉश किए, ठीक है। फिर उसका बीपी कफ उसको अप्लाई किए, बीपी कफ को मतलब रैप किए हाथ पे। उसके बाद फिर हम पल्स फील किए ब्रेकियल आर्टरी का या रेडियल आर्टरी का फील कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम इन्फ्लेट करते हैं कफ को, हवा भरते हैं धीरे धीरे, उसमें जब पल्स डिसअपियर हो जाता है तो हम स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम वाला पार्ट चेस्ट पीस जो होता है तो उसको हम लगाते हैं ब्रेकियल आर्टरी पे, और धीरे धीरे फिर एयर को रिलीज करते हैं। एयर रिलीज होने से जो फर्स्ट साउंड आता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको, और जो लास्ट का जो साउंड आता है उसको उसको हम मेजर करते हैं। तो इसको जितना भी आता है, जैसे एडल्ट में एवरेज कितना होता है 120 पे सुनाई देगा फिर, और 80 पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सब में अलग अलग आता है, वेरी करता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब पहले हम जैसे कुछ पार्ट्स बता देते हैं। अगर ये इस क्या है, ये स्टेथोस्कोप है, ठीक है। स्टेथोस्कोप के इस पार्ट को बोलते हैं क्या, इस पार्ट को बोलते हैं ईयर पीस, ठीक है। इसको बोलते हैं डायर्नल ट्यूब, ये दोनों जो पार्ट होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, चेस्ट पीस, ठीक है। इसको डायफ्राम बोलते हैं, बिगर साइड का और ये स्मॉलर साइड का है। इसे हम बीपी चेक करते हैं, इसी को हम ब्रेकियल, मान लो यहाँ जैसे अभी हम बस बताने के लिए बता रहे हैं, यहाँ रेडियल आर्टरी पे लगा रहे हैं तो यहाँ से हम बीपी को सुन सकते हैं, ठीक है, जो भी पल्स आएगा। अब हमारा इतना प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में और आगे है कि क्या है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स क्या होता है, ये एपिकल पल्स इफ नीडेड यूज, हम कॉमन एरर्स के बारे में जानते हैं कि कॉमन एरर क्या होता है हमारा बीपी चेक करते टाइम, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट करते हैं। लॉन्ग कप साइज, स्मॉल कप और लार्ज कप दोनों तरह का आता है। बच्चों में स्मॉल कप यूज करते हैं और लार्ज कप बड़ों में यूज करते हैं। अगर बच्चों वाला कप बड़ों में यूज करेंगे तो उसका बीपी फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू एज हमें ध्यान रखना है कौन सा हमें कप साइज यूज करना है। फिर उसके बाद क्या, आर्म नोट एट द हार्ट लेवल, आर्म अगर मान लो हाथ नीचे होगा तो उसका बीपी हाई आ जाएगा, और आर्म अगर ऊपर होगा तो उसका बीपी लो आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाएगा उस पर, ठीक है। पेशेंट टॉकिंग और मूविंग, पेशेंट को बात नहीं करने बोलना है ना, वो किसी तरह का उसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसे उसका बीपी इनएक्यूरेट आ जाएगा, तो पेशेंट को स्टेबल रखना है, ठीक है। रैपिड डिफ्लेशन ऑफ कफ, मान लो कि आपने तुरंत खोल दिया, उसका एयर रिलीज तुरंत कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि साउंड कहाँ पे आया। कफ ओवर क्लॉथिंग, और हमें हाथ जहाँ भी बीपी चेक करना है तो हमें हाथ को पूरा कवर हटा देना है कपड़ा, तो उस पर कपड़ा नहीं होना चाहिए प्रॉपर, ताकि हमें हमारा रीडिंग एक्यूरेट आए।
पेशेंट नॉट रिलैक्स्ड, अगर पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो पहले हमें उसे सही करना है, तब जाके उसका बीपी सही आएगा, ठीक है। यूज़ द सेम आर्म फॉर कंपेरिजन। और एक चीज़ है कि हमें वार्ड में अगर किसी पेशेंट का बीपी चेक करे तो हमेशा हमको सेम आर्म में चेक करना है। ऐसा नहीं कि आज लेफ्ट में चेक किए कल राइट में चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं। और लेफ्ट में चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट में ही चेक करेंगे हमेशा, ठीक। अब एक चीज़ जान लो कि पोस्टीरियल और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि सुने होंगे कि कोई सुबह उठा, जैसे ही खड़ा हुआ वो चक्कर खा के गिर गया, सुना ही होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सडन फॉल हो जाता है ब्लड प्रेशर का। सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर व्हेन अ पर्सन चेंजेस पोजीशन फ्रॉम लाइंग और सिटिंग टू स्टैंडिंग। जैसे कोई बैठा हुआ है या सोया हुआ है तो अचानक खड़ा हुआ, तो उसका क्या बीपी सडन फॉल कर गया, तो इससे उसको चक्कर आ गया। अकर्स विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग, ठीक है, मतलब खड़ा होने के 3 मिनट के अंदर ही उसको चक्कर आ जाता है। डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका 20 से कम है, 20 से ज़्यादा कम है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से ज़्यादा कम है तो उसको आ सकता है। इसका रीजन क्या होता है? ब्लड सडनली सेटल इन द लेग, जैसे वो खड़ा हुआ सिटिंग पोजीशन से, तो उसका जितना भी ब्लड था वो अचानक से सारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में चला गया, तो ब्रेन को कम ब्लड मिलेगा, तो फिर उस वजह से हो सकता है। और हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फेल्स टू एडजस्ट क्विकली, और ब्रेन को टेम्पररी कम ब्लड मिलता है, तो ये रीज़न है। काउज क्या है? डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, जैसे जो लोग ज़्यादा बेड रेस्ट पे रहते हैं कोई पेशेंट तो उनके साथ हो सकता है। और एल्डरली एज, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो एंटी बीपी की दवाई खाते हैं उनके साथ हो सकता है। और साइन एंड सिम्टम्स में इसका डिजीनेस, ब्लड विजन, लाइट हेडेक और फेंटिंग फील होगा। अल्टरेशन इन बीपी, अल्टरेशन क्या क्या कुछ कुछ, जैसे हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन में क्या, हाइपरटेंशन क्या होता है? परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एबव नॉर्मल लिमिट्स, जैसे एबव 140 to 90 mmHg, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसका काउज क्या हो सकता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्सेस सॉल्ट इंटेक, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, किडनी एंड हार्ट डिजीज। ये डेंजरस हो सकता है और इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है इसके, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। और ये क्या, कैन डैमेज हार्ट फेल्योर, ब्रेन, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर। तो ये इसका हाइपरटेंशन का हो गया। और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है? कंडीशन इन विच बीपी इज लोअर देन नॉर्मल, कितना 90/60 से कम हो सकता है, तो उसका हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसका कॉज ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन, शॉक, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स में इसको डिजीनेस फील होगा, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, ठंडा रहेगा, वीक पल्स, ऑर्गन डोंट गेट एनफ ब्लड, कैन लीड टू शॉक। ये हाइपरटेंशन अगर परसिस्टेंट रहेगा तो इसको शॉक भी हो सकता है। अब एक साउंड होता है जो कोरोटोकॉप, जो भी हम साउंड सुनते हैं, पहला जो ब्लड प्रेशर चेक करते टाइम जो फर्स्ट साउंड होता है और जो लास्ट साउंड होता है उसके बीच में जितना साउंड होता है उसको कोरोटोकॉप साउंड बोलते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, उस साउंड को कोरोटोकॉप साउंड बोलते हैं। साउंड हियर थ्रू अ स्टेथोस्कोप व्हाइल मेजरिंग बीपी बाई ऑस्कल्टेटिव मेथड। इसमें 5 फेज आता है। फेज 1 में क्या होता है? क्लियर टैपिंग साउंड स्टार्ट होता है, इंडिकेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस फेज ये पहला साउंड को ध्यान रखना है, टैपिंग साउंड। फेज 2 में सॉफ्ट मर्मरिंग और स्विशिंग साउंड, और फेज 3 में लाउड एंड क्लियरिंग नॉकिंग साउंड। फेज 4 में साउंड बिकम मफल्ड, धीरे धीरे डल होने लगता है। और फेज 5 में धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ साउंड इंडिकेट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो फर्स्ट फेज और लास्ट फेज को ध्यान रखना है, टैपिंग साउंड और डिसअपियरिंग साउंड को। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर इतना ख़त्म हो गया।